अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जो बात आ रही है, इससे पहले लेक्चर में कोलाइड्स का वर्गीकरण किया था कि कोलाइड्स को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो अलग अलग प्रकार से अपने कोलाइड्स का वर्गीकरण देखा था। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो कोलाइडिक विलयन बनाने की विधियां आ रही है। हमने कहा था कि जो कोलाइड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले जो कोलाइड्स थे वो कौन से थे? द्रव स्नेही कोलाइड्स थे, जिसमें प्रक्षेपण माध्यम का परिक्षेप प्रवस्था का प्रक्षेपण माध्यम के साथ क्या होता है, जो प्रबल आकर्षण होता है। ठीक है, ऐसे प्रबल आकर्षण वाले जो कोलाइड्स थे उसको अपने नाम दिया था द्रव स्नेही कोलाइड्स। इन द्रव स्नेही कोलाइड्स को और द्रव विरोधी कोलाइड्स अपने दो भागों में बांटा था। दूसरा प्रकार था हमारे पास द्रव विरोधी कोलाइड्स, और इस द्रव विरोधी कोलाइड्स में कहा था कि इनके अंदर जो आकर्षण होता है वो क्या था? नगण्य था। ठीक है, दूसरा वहां पर अंतर में आपने बात की कि जो द्रव स्नेही कोलाइड्स है उसको आसानी से या सरल विधियों के द्वारा निर्मित किया जा सकता है। तो इनको बनाने के लिए हमने कहा था किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या करते हैं कि जो परिक्षिप्त प्रवस्था है उस परिक्षिप्त प्रवस्था को उचित माध्यम में उचित परिक्षेपण माध्यम के साथ क्या कर दिया जाता है? मिश्रित करके अपने द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई विशेष विधि अपने नहीं ले रहे, परीक्षित प्रवस्था को एक उचित परिक्षेपण माध्यम में क्या कर रहे हैं? मिश्रित करके अपने द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का निर्माण कर रहे हैं। इसके अंदर हमने उदाहरण लिए थे द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के अंदर में कहा था कि जैसे अगर स्टार्च का विलयन बनाना है, अपने को कोलाइडी विलयन बनाना है, गोंद का कोलाइडी विलयन बनाना है, या जिलेटिन का कोलाइडी विलयन बनाना है, तो ये द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के अंदर आए थे। जैसे हमने स्टार्च का कोलाइडी विलयन बनाने की आपको विधि बताएं, क्या करेंगे कि स्टार्च की थोड़ी सी मात्रा को जल में घोलकर उसका क्या तैयार कर लिया जाता है? पेस्ट तैयार कर लिया जाता है। इस पेस्ट को अपने जल में के साथ घोलकर आसानी से कोलाइडी विलयन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया कि स्टार्च लिया, जैसे हमने कह सकते हैं 2 ग्राम स्टार्च लिया। इस 2 ग्राम स्टार्च को थोड़े से जल में घोलकर उसका क्या तैयार कर लिया? अपने एक पेस्ट तैयार कर लिया। इस पेस्ट को फिर अपने क्या करेंगे कि जैसे 100 ml जल लिया, उस 100 ml जल के अंदर अपने जो जल है वो किसका कार्य करेगा? परिक्षेपण माध्यम का कार्य करेगा, और उसके अंदर घोलकर अपने कोलाइडी विलयन का निर्माण किया जा सकता है। जैसे अपने घरों में अगर कॉफी बनाते हैं तो कॉफी बनाते समय क्या करते हैं कि पहले कॉफी का और चीनी का अपने क्या करते हैं? थोड़े से दूध या पानी के अंदर उसका क्या तैयार कर लेते हैं? पेस्ट तैयार कर लेते हैं। उस पेस्ट को फिर अपने बाद में दूध या पानी के अंदर क्या कर दिया जाता है? मिश्रित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो कोलाइड्स बनते हैं उनको क्या नाम लिया जाता है? द्रव स्नेही कोलाइड्स कहा जाता है। इनके बनाने के लिए कोई विशेष विधियों की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरी तरफ के हमारे पास क्या आते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड्स, जिसमें परीक्षित प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण नहीं पाया जा सकता, या अपने कहते हैं जो आकर्षण क्या होता है? नगण्य होता है। अतः इसके निर्माण के लिए अपने कहा था विशेष विधियों की आवश्यकता अपने को पड़ती है। वो विशेष विधियां अपने पास कौन सी हो सकती है? आपने कहा कि कोलाइड क्या होते हैं? कोलाइड वास्तव में कणों का आकार है। अगर कणों का आकार 10 की पावर -5 से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के बीच का होता है तो वो क्या होते हैं? कोलाइडी कण होते हैं। तो अब हमने क्या करेंगे कि या तो सामान्य जो वास्तविक थे कणों का आकार इनसे बड़ा हो सकता है, या कणों का आकार इनसे क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है। तो अपने करना क्या पड़ेगा? जो बड़े कण हैं उनको छोटे कणों में बदलना पड़ेगा, और जो छोटे कण हैं उनको क्या करना पड़ेगा? बड़े कणों में परिवर्तित करके अपने कोलाइड्स का निर्माण कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने बात करें कि जो कोलाइडी विलयन को बनाने की जो विशेष विधियां अपनानी पड़ेगी, पहले में अपने क्या कर सकते हैं कि अपने कहा था कि जो बड़े कण हैं उन बड़े कणों को तोड़कर, पहले विधि कौन सी हो सकती है अपने को उसको बनाने की विशेष विधियां, कि अपने कहा था या तो कणों का आकार इनसे बड़ा हो सकता है या कणों का आकार इनसे छोटा है। तो जिन कणों का आकार कोलाइडी कणों के आकार से क्या होता है? बड़ा होता है, उन कणों को क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। ठीक है, और तोड़कर वो किसके आकार में ले आएंगे? कोलाइडी कणों के आकार में ले आते हैं। ठीक है, इस तरह की जो विधि हमारे पास बनती है उस विधि को नाम क्या दिया जाता है? परिक्षेपण विधि कहा जाता है।
ठीक है, जिसमें क्या करेंगे कि जो कण कोलाइडी कणों के आकार से क्या थे, बड़े थे, उन बड़े कणों को तोड़कर कोलाइडी कणों के आकार निर्मित कर दिया गया। इस विधि को अपने क्या नाम दे दिया, परिक्षेपण विधि नाम दे दिया गया। दूसरी तरफ विधि कौन सी हो सकती है कि जिन कणों का आकार छोटा होता है, अगर इस रेंज से आकार क्या हो, छोटा हो, तो उन कणों को क्या कर लिया जाए, संघनित कर लिया जाए। अगर कणों का आकार क्या है, छोटा है, तो छोटे कणों को क्या कर दिया जाए, परस्पर संघनित कर दिया जाए और या संयोजित कर दिया जाए। तो संघनित या संयोजन से करेंगे और किसके आकार में ले आए, इनको कोलाइडी कणों के आकार में ले आए, तो इन विधियों को क्या नाम दिया जाएगा, संघनन विधि कहा जाएगा। तो द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की दो विधियां आ गई हमारे पास। पहले में क्या किया कि कण जो कोलाइडी कणों के आकार से बड़े थे, उन कणों को क्या कर दिया, तोड़कर अपने किस आकार में ले आए, कोलाइडी कणों के आकार में ले आए। तो इस विधि को क्या नाम दिया जाता है, परिक्षेपण विधि नाम दिया जाता है। और दूसरी तरफ अपने कह सकते हैं कि जिनमें कणों का आकार छोटा था, उन कणों को परस्पर संयोजित कर दिया और संयोजित कर कर जब कोलाइडी कणों के आकार में ले आए, तो उस विधि को अपने क्या नाम दे दिया, संघनन की विधि नाम दे दिया। तो अब आगे अपने इन दोनों विधियों को, जो द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की जो दोनों विधियां हैं, इनको अपने डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपने कोलाइड, जो द्रव विरोधी कोलाइड था, द्रव से नहीं तो अपने का आसानी से बनाया जा सकता है। तो द्रव विरोधी कोलाइड को बनाने की अपने दो विधियां बताई थी। पहली विधि थी हमारे पास परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधि कौन सी थी, जिसमें कहा था कणों का जो आकार है कोलाइडी कणों के आकार से क्या था, बड़ा था। कि जब कणों का आकार कोलाइडी कणों से बड़ा होता है तो उनको क्या बोलते हैं, निलंबित कण बोलते हैं। ठीक है, तो उन निलंबित कणों को अपने किस आकार में लेकर आएंगे, कोलाइडी कणों के आकार में लेकर आएंगे। तो उस विधि को नाम दिया परिक्षेपण विधि। इस परिक्षेपण विधि में पहली विधि हमारे पास है यांत्रिक वितरण विधि। ठीक है, इस यांत्रिक वितरण विधि के अंदर क्या है, हमारे पास एक चक्की नुमा एक संरचना होती है। चक्की जैसे अपने घरों में होती है, जैसे अपने आटा पीसते हैं या अपने मार्केट से आटा जो गेहूं पिसा कर लाते हैं, तो उनको अगर देखा जाए तो घर में जो गेहूं पीसने वाले जो हिस्से होते हैं उसके अंदर देखो चक्की के अंदर दो पत्थर के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो घर वाले में क्या करते हैं, ऊपर वाला पार्ट जो घूमता है, और जो मार्केट में अगर चक्की देखी जाए तो उसके नीचे वाला जो ऊपर वाला पार्ट स्थिर रहता है और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, घूमता है। तो अपने घर में या जो मार्केट में अपने जो चक्की देखी है उसमें कोई एक पार्ट ही घूम रहा है। पत्थर के जो दो बने हुए पार्ट होते हैं, या तो ऊपरी पार्ट घूमता है या कौन सा घूमता है, निचला पार्ट घूमता है। यहां पर जो चक्की लगाई गई है, इसमें पहली बात कि यहाँ पर जो चक्रियां हैं वो पत्थर की नहीं है, किसकी बनी, तो धातु की बनी हुई दो चक्रियां होती है, एक और दो। यहां पर ये दोनों चक्रियां घूमती है। ऊपर वाली चक्री को घुमाने के लिए यहाँ पट्टा लगा देते हैं और नीचे वाली चक्री को घुमाने के लिए भी यहाँ पट्टा लगा देते हैं। लेकिन विशेष बात, ये तो दोनों चक्रियां विपरीत घूमती है। अगर ऊपर वाली चक्री जो चक्री है वो क्लॉकवाइज घूम रही है, तो नीचे वाली चक्री कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक है, तो दोनों विपरीत दिशाओं में ये चक्रियां घूमती हैं। इन दोनों चक्रियों को घुमाने के लिए यहाँ पर पट्टे लगाए गए हैं। एक इस तरफ से अपने यहाँ पर लगा दी और एक इस तरफ से अपने जोड़ दे, तो दोनों क्या होगी, विपरीत क्रम में घूमेगी। ऊपर से जैसे अपने देखते हैं वहां पर गेहूं डालने के लिए ऊपर से स्थान होता है, तो यहाँ पर जिनका कोलाइडी विलयन बनाना है उन निलंबित कणों को ऊपर से डाला जाएगा इसके अंदर। वो इन धातु की चक्रियों के बीच में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे वो कण, और उन कणों को ये जो चक्रियां घूम रही है, उन घूमती विपरीत क्रम में जो घूम रही चक्रियां हैं, वो चक्रियां उन कणों को, जो निलंबित कण हैं, उनको बारीक कणों में बदल देगी। अर्थात किसके आकार में ले आएगी, कोलाइडी कणों के आकार में ले आएगी। अपने उसको सेट कर लेते हैं कि कण का आकार कितना लेकर आना है। जैसे अपने देखते हैं उस गेहूं से दलिया बनाना है या गेहूं से आटा बनाना है, तो उसके आधार पर वो जो चक्की वाला है उसको वो क्या कर लेता है, सेट कर लेता है। इसी तरह से यहाँ पर सेट कर लेंगे कि अपने को जो कणों का आकार है वो कोलाइडी कणों के आकार का चाहिए, तो उसके आधार पर सेट करके अपने उनको, जो हमारे पास निलंबित कण थे, उनको बारीक चूर्ण में अपने परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस विधि को नाम क्या दिया जाता है, यांत्रिक वितरण विधि नाम दिया जाता है। इस विधि के द्वारा अपने कौन कौन से कोलाइडी विलयन बनाए जा सकते हैं, तो पेंट बनाया जा सकता है, वार्निश बनाया जा सकता है, मरहम बना सकते हैं, रंजक बनाए जा सकते हैं, या दांतों की जो क्रीम है, पेस्ट जो टूथपेस्ट है, उनके जो निर्माण की जो विधि है वो कौन सी है, यांत्रिक वितरण
विधि है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टूथपेस्ट बनाने के लिए कौन सी परिक्षेपण विधि को प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी होगी, यांत्रिक वितरण विधि। या अपने से सीधा भी पूछा सकता है टूथपेस्ट निर्माण के लिए कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है, तो अपने यहाँ पर नाम देंगे यांत्रिक वितरण विधि को प्रयोग में लिया जा सकता है। या अपने से पूछा सकता है यांत्रिक वितरण विधि का नामांकित चित्र बनाए, तो अपने इसको चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है जी। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरी विधि की बात करें, जो परिक्षेपण विधि की दूसरी विधि है, जिसको अपने नाम दिया गया है विद्युत परिक्षेपण विधि। ठीक है, विद्युत परिक्षेपण विधि, या इसको नाम दिया जा सकता है बैटरिक आर्क विधि। तो विद्युत परिक्षेपण विधि या बैटरिक आर्क विधि, इस विधि को समझें हमने। तो यहाँ पर एक चित्र में देख सकते हैं, एक बड़ा पात्र है, इस बड़े पात्र के अंदर हमने क्या भर रखी है, बर्फ, और उसमें एक छोटा पात्र और लगा रखा है। इस छोटे पात्र में अपने क्या करेंगे, जल भरा हुआ है, जो जल किसका कार्य करेगा, परिक्षेपण माध्यम का कार्य करेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, धातु की छड़ लगा रखी है, और जिसका अपने को कोलाइड बनाना है। जैसे ये विधि किसके लिए काम में आती है, वो अपने देख सकते हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम और तांबा जैसे धातुओं के सोल निर्मित करने के लिए इस विधि को प्रयोग में लिया जा सकता है। तो जिस धातु का अपने को ये सोल निर्मित करना है, उसको यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जब दोनों जो इलेक्ट्रोड आपस में टच होंगे, और उनके बीच वो किसके हैं, धातु से जुड़ा हुआ है, जिस धातु का अपने कोलाइड बेलन बनाना है, तो वहां पर क्या होगी, स्पार्किंग होगी। अपने 2 तारों को आपस में टच करे हुए क्या होती है, स्पार्किंग होती है। ठीक है, उस स्पार्किंग से क्योंकि अपने ऊर्जा मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी, उस ऊष्मा से ये जो धातु थी वो धातु किस अवस्था में आ जाएगी, वाष्प प्रवस्था में बदल जाएगी। ठीक है, इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी जिससे ये धातु किस में बदल जाएगी, वाष्प प्रवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अब ये वाष्प प्रवस्था किसके अंदर जा रही है, जल के अंदर जा रही है, और जल को वाष्पन से रोकने के लिए अपने पात्रों किस में रख रखा है, बर्फ में रख रखा है। तो जैसे ये जो धातु की जो वाष्प थी इस जल के संपर्क में आएगी, तो पुनः वो धातु की वाष्प क्या हो जाएगी, संघनित हो जाएगी, और संघनित होकर वह कोलाइडी कणों का आकार ग्रहण कर लेगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि वह धातु कण वापस संघनित हुए तो वो तो क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, निलंबित होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसको निलंबन से बचाने के लिए इस जल में क्या मिला देते हैं, KOH मिला देते हैं। ये KOH किसका कार्य करेगा, तो अपने कह सकते हैं कि ये यहाँ पर स्थायी कारक का कार्य करेगा, जो कोलाइड्स को स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास विधि कौन सी होगी, बैटरिक आर्क विधि। एग्जाम में पूछी गई है, बैटरिक आर्क विधि का नामांकित चित्र बनाइए, या बैटरिक आर्क विधि जो अपने कह सकते हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम या तांबा जैसी धातुओं के सोल, स्वर्ण सोल, रजत सोल, ठीक है, ताम्र सोल इत्यादि निर्मित करने के लिए कौन सी विधि को प्रयोग में लिया जाता है। तो ये हमारे पास दोनों विधियां हो गई हमारे पास परिक्षेपण की, यांत्रिक वितरण विधि और विद्युत परिक्षेपण, जिसको नाम दिया गया है अपने बैटरिक आर्क विधि। इसके बाद में हमारे पास जो दूसरी विधि आ रही है परिक्षेपण के बाद में, दूसरी विधि है संघनन विधियां। संघनन विधि में क्या किया जाता है कि जो कण थे वो छोटे थे, उनको संघनित करके अपने किस आकार में ले आते हैं, कोलाइडी कणों के आकार में ले आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहली विधि है हमारे पास अपचयन की विधि है। इस अपचयन की विधि द्वारा अपने स्वर्ण, प्लेटिनम और रजत के सोल का निर्माण किया जाता है। तो ये तो आपने देखा था परिक्षेपण विधि में, जो बैटरिक आर्क विधि में भी किया था। उस बैटरिक आर्क विधि में क्या किया था कि इनके कणों का आकार बड़ा था, उनको छोटे कणों में बदला। यहाँ पर कण क्या छोटे हैं, इनको संघनित किया जा रहा है। तो दोनों में अंतर है, अलग अलग है हमारे पास। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर्ण सोल बनाने की परिक्षेपण विधि लिखें, तो वो हमारे पास कौन थी, स्वर्ण सोल बनाने की जो परिक्षेपण विधि थी वो बैटरिक आर्क विधि थी। और अब अगर पूछा जाए स्वर्ण सोल बनाने की यदि अपने से संघनन की विधि पूछी जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, अपचयन विधि हो जाएगी। तो प्रश्न पूरा देखना है अपने को। तो इसमें क्या किया जाता है, इनके सोल बनाने के लिए इनके किसी लवण में, जैसे अपने यहाँ पर देख सकते हैं ऑरम क्लोराइड,
अपने सोने का कोई लवण ले रखा है, या अपने पास क्लोरोरिक अम्ल है, या प्लेटिनम क्लोराइड है, या सिल्वर क्लोराइड है, इनके अंदर कोई एक अपचायक पदार्थ मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो वो अपचायक अम्ल क्या हो सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है, या टैनिक अम्ल हो सकता है। तो ऐसे अपचायक पदार्थों को मिलाया जाता है। उस अपचायक पदार्थ की मौजूदगी में इन धातुओं का क्या कराया जाता है, अपचयन करवाया जाता है। तो कोई उचित अपचायक पदार्थ मिलाकर इन धातु लवणों का क्या करवाया जाएगा, अपचयन करवाया जाएगा। और इन अपचयन की विधि के द्वारा अपने स्वर्ण सोल, प्लेटिनम सोल या रजत सोल का निर्माण कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है हमारे पास, वो है एक शब्द आता है हमारे पास कॉशियस पर्पल। तो एग्जाम में आता है कॉशियस पर्पल क्या है। तो जो स्वर्ण सोल है, उस स्वर्ण सोल का रंग क्या होता है, बैंगनी होता है। स्वर्ण सोल का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। इस बैंगनी रंग के स्वर्ण सोल होने के कारण से उसको क्या कहा जाता है, कॉशियस पर्पल कहा जाता है। तो समझ में आ गए, स्वर्ण सोल के रंग बैंगनी होने के कारण से इसको क्या नाम दिया जाता है, कॉशियस पर्पल कहा जाता है। दूसरा प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड के अंदर टैनिक अम्ल मिलाया तो यहाँ पर रजत का सोल बन गया। इस रजत सोल को स्थायित्व प्रदान करने के लिए यहाँ पर इसके अंदर क्या मिलाते हैं, स्थायी कारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। वह स्थायी कारक पदार्थ क्या हो सकता है, तो वो स्थायी कारक पदार्थ हमारे पास जिलेटिन हो सकता है, या अंडे की जर्दी, जो सफेद भाग होता है अंडे का, तो अंडे की जर्दी को मिला दिया जाता है। तो वो इसके लिए क्या करता है, स्थायी कारक का कार्य करता है। तो अपने से प्रश्न आ सकता है कि रजत सोल को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले स्थायी कारक पदार्थों के नाम लिखो। तो हमारे पास वो स्थायी कारक पदार्थ कौन से हो गए, जिलेटिन व अंडे की जर्दी, ठीक है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न बना, कॉशियस पर्पल क्या है। तो आपने कहा कि अपचयन विधि के द्वारा निर्मित स्वर्ण सोल का रंग बैंगनी होता है, अतः इसे कॉशियस पर्पल कहा जाता है। तो ये हमारे पास संघनन विधि में पहली विधि अपने बताई, वह है हमारे पास अपचयन की विधि। इसके बाद हमारे पास जो संघनन विधि में जो आ रही है वह है ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण की जो विधि अधातुओं के जो सोल निर्माण में काम में ली जाती है, जैसे सल्फर, सिलेनियम, आयोडीन के कोलाइड्स, अधातुओं के जो कोलाइड्स निर्माण के लिए इस विधि को प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो अधात्विक कोलाइड्स बनाने के लिए अपनी कौन सी विधि काम में ली जाती है, संघनन में ऑक्सीकरण की विधि को प्रयोग में लिया जाएगा। तो यहाँ पर अपने सल्फर का, आयोडीन का और सिलेनियम के कोलाइड बनाने आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो इसमें अपने क्या करेंगे, एक उचित ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाकर कोलाइड का निर्माण कर लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आयोडिक अम्ल, तो ये अपने यहाँ पर इसमें क्या कराए जा रहे हैं, मिलाए जा रहे हैं, जिसके द्वारा सल्फर का, आयोडीन का और सिलेनियम के कोलाइडी विलयन के निर्माण अपने दिखाए गए हैं। इसके बाद में संघनन की विधियों में हमारे पास अगली विधि है उभय अपघटन की विधि, ठीक है। उभय अपघटन की विधियों के द्वारा किनके कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं, तो हमने कहा जो अविलेय लवण होते हैं, उन अविलेय लवणों के कोलाइडी विलयन बनाने के लिए अपने कौन सी विधि काम में लेते हैं, उभय अपघटन की विधि प्रयोग में ली जाती है। इस विधि के द्वारा मर्करी सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, कैडमियम सल्फाइड के अपने कोलाइडी विलयन निर्माण किए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास उभय अपघटन की विधि, जिसके द्वारा अपने अविलेय लवणों के कोलाइडी विलयन का निर्माण प्रदर्शित किया गया है। अगली विधि जल अपघटन की विधि। इस जल अपघटन की विधि के द्वारा आयरन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन बनाने के लिए इस विधि को प्रयोग में लिया जाता है।
तो जल अपघटन की विधि, आयरन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड कोलाइडी विलयन निर्मित करने के लिए जल अपघटन की विधि को प्रयोग में लिया जाएगा। एक उदाहरण यहाँ पर लिया गया है, फेरिक क्लोराइड को जब जल में घोला जाता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के लाल रंग का सोल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जल अपघटन की विधि के द्वारा अपने इसे निर्मित किया गया है। हमने पास जो विधियां चल रही थी उस विधि के अंदर जो हमने यहाँ पर जो संघनन की विधियां की थी, उस संघनन की विधियों में पांचवी विधि हमारे पास है विलायक विनिमय विधि। विलायक विधि मतलब जहाँ पर सॉल्वेंट को एक्सचेंज कर देंगे। एक्सचेंज कैसे, जैसे भी कह सकते हैं गंधक, फास्फोरस और रेजिन जैसे जो पदार्थ होते हैं वो जल की अपेक्षा अल्कोहल में अधिक विलय होते हैं। तो इनकी विलयता अल्कोहल में ज्यादा है, जबकि जल में इनकी विलयता क्या है, कम है। तो क्या किया जाएगा कि जब इस अल्कोहल के विलयन के अंदर जब जल को अधिक मात्रा में मिला दिया जाएगा, तो जल को जब अधिक मात्रा में मिला देंगे तो ये जो कण है वो कोलाइडी कणों के आकार को ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि अल्कोहल में तो इनके कणों का आकार क्या है, छोटा है। लेकिन जल को जब इसमें बहुतायत में आधिक्य में मिलाया जाएगा तो ये जो कण है इनके वो कोलाइडी कणों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ पर विलायक को बदल दिया गया, पहले विलायक कौन था, अल्कोहल था, और अब इनका विलायक क्या बना दिया गया, जल बना दिया गया। तो जल में ये अविल है, जबकि अल्कोहल में इनकी विलयता क्या है, ज्यादा है। तो इस विधि को नाम क्या दे दिया गया, विलायक विनिमय विधि। छठी विधि इसके अंदर हमारे पास है पदार्थ की वाष्प का द्रव में संघनन। ठीक है, तो पदार्थ की वाष्प का जब द्रव में संघनन के लिए अपने जो सल्फर और मरकरी के जलीय कोलाइडों का निर्माण किया जाता है, तो इसमें क्या करेंगे, इन सल्फर या जो मरकरी की वाष्प को जल में प्रवाहित करेंगे। तो सल्फर या मरकरी की जो वाष्प को अपने जब जल में प्रवाहित किया जाएगा तो जल में प्रवाहित करने पर ये कोलाइडी कणों का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने परिक्षेपण और संघनन विधियों को पूर्ण कर लिया। यह कोलाइड निर्माण की हमारे पास 6 विधियां अपने पास ही हो गई और 2 विधियां आपने उसमें की थी, यांत्रिक और बैटरिक आरक विधि। तो इस प्रकार हमने कोलाइडी निर्माण की विधियों का अपने विभिन्न प्रकार की जो विधियां थी उनका आपने यहाँ पर जिक्र किया इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट जो अपने पास जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, कि कोलाइडी विलयन को अपने शुद्ध कैसे करेंगे। अभी तरह से जो निर्मित हमारे पास जो कोलाइड हैं इनमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां व्याप्त है, तो इन अशुद्धियों को अपने पृथक करेंगे, इनको दूर करेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास रहेगा वो कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण पर रहेगा।